हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 11 रहेगा हमारा 2019 में जो हमारा दूसरा एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर को हमारा डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हमारा सीडीपी पेपर फर्स्ट का है, सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आप देखो इसको, पढ़ो इसको और जज करो अपने आप को कि आप कितने मार्क्स इसके अंदर ला सकते हो। अगर आप इसमें 30 में से 25 प्लस ला सकते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगर नहीं ला सकते हो तो आपको और ज़्यादा अच्छी तैयारी करने की ज़रूरत है। और मेरे जो नोट्स हैं वो नोट्स की जो प्लेलिस्ट है वो आपकी यूट्यूब पे मिल जाएगी। देन आप वहाँ से स्टडी कर सकते हो क्योंकि वो उसके अंदर ऑल नोट्स हैं आपके। ठीक है, तो नाउ हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है। क्या करना है हमें? भाषा का अर्जन। ठीक है, डेवलपमेंट लैंग्वेज के लिए हमें सबसे ज़्यादा कौन सी संवेदनशील अवधि ये कौन सी होती है? तो फर्स्ट इज़ जन्म पूर्व अवधि, जिसको प्री नेटल पीरियड भी बोलते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोर बाल्यावस्था। तो करेक्ट आंसर इज़ इसका होगा आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, अगर आपने अवस्था पढ़ी होगी, अवस्था का चैप्टर है इसके अंदर, विकास और अवस्था, विकास का चैप्टर है इसके अंदर, वृद्धि और विकास का। उसके अंदर आपकी अवस्थाएं आ जाएंगी, जन्म की, प्रारंभिक बाल्यावस्था, सारी अवस्थाएं आ जाएंगी। तो उसके अंदर आपको सब कुछ क्लियर करा रखा है, देन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ प्रस्तुति अवस्था, सेकेंड ऑप्शन आता है हमारा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, थर्ड आता है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और थर्ड आता है आपका उद्योग बनाम अधिनियम अवस्था। तो सेकेंड का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका थर्ड। जेंडर में से आपके क्वेश्चन देखने को बहुत मिलते हैं। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक क्या करता है? लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। तो ये क्या है? जेंडर पक्षपात है, जेंडर संबंधता है, जेंडर पहचान है या जेंडर समरूपता है? तो ये आपका जेंडर बायस आएगा इसका करेक्ट आंसर, कि जेंडर बायस है तब तुलना की जाती है। एक तरह से तुलना ही हो गई, ध्यान नहीं दिया जाता गर्ल्स पे और बॉयज़ पे दिया जाता है, तो एक तरह से पक्षपात कर रहे हैं वो। तो ये क्या होता है आपका जेंडर बायस आता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करेंगे तो कम करेंगे, या फिर जेंडर विशिष्ट भूमिका को महत्व देंगे, या जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, या फिर जेंडर पृथक बैठने की अवस्था करना। तो 4 का करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, कि जो जेंडर पक्षपात के बारे में क्या करेंगे? परिचर्चा करेंगे, ना कि उसको महत्व देना या खेल समूह बनाना या फिर व्यवस्था करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन 5। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उन्हें चिंतन और सामाजिक संस्कृति विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है? ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिसने किस पे दिया है? सामाजिक संस्कृति चिंतन पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। वॉटसन, वाइगॉस्की, प्याजे या फिर आपका कोहलबर्ग। तो 5 का आंसर होगा आपका, दिस इज़ द करेक्ट आंसर इज़ वाइगॉस्की, क्योंकि जो वाइगॉस्की हैं ये किसकी? सामाजिक और संस्कृति की बात करते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका कि जिंग सॉन्ग पहेली को करते समय 5 वर्ष की जो नजमा है वो अपने आप से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिसे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो वाइगॉस्की के अनुसार वो वार्ता जो है किस चीज़ से संबंधित है? व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, ढांचा या फिर आत्म केंद्रित? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा आपका
व्यक्तिगत वार्ता, कि वो क्या है, प्राइवेट स्पीच, वो खुद से ही बातें कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग या फिर पाठ या फिर जिसको बोलते हैं ढांचा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इसका होगा 4, पाठ ढांचा, जिसको हम स्कैप फोल्डिंग भी बोलते हैं। स्कैप फोल्डिंग के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, थ्योरी में देखना आप। ठीक है, प्लेलिस्ट में क्लास है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित व्यवहार में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त, बात की गई है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका सेकेंड। ठीक है, कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूसिव, कि जो समावेश होता है, कंजर्वेशन होता है, वो आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? पियाजे ने कौन सी संरचना दी थी? आपको ध्यान रखना है, मैंने ये थ्योरी में भी पढ़ाया हुआ है। तो क्या है? स्कीमा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? असेसमेंट जो होता है उसका सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि विद्यार्थी के लिए श्रेणी निश्चित करना, या फिर संबंधित अवधारणा के बारे में बच्चों की स्पष्ट भ्रमिता को समझना, या फिर विद्यार्थी के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, या फिर रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो 10 का आपका करेक्ट आंसर होगा 2। ठीक है, कि जो भी हमारी उससे संबंधित अवधारणा है उनके बारे में बच्चों से स्पष्टता करना और उनकी भ्रांतियों को क्या करना है? समझना है, जो उनका कन्फ्यूज़न है उसको समझना है। 11 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सही है? किसकी बुद्धि की बात कर रहे हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आता है, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है, या फिर बुद्धि को मानकीकृत परीक्षण के प्रयोग से सटीक रूप से मापा और निर्धारित किया जा सकता है, या फिर बुद्धि एक एकात्मक कारक है और एक एकांकी विशेषक है, या बुद्धि बहुआयामी है और जटिल योग्यता का क्या है? समूह है। तो जो आपका 11 है इसका 4 आंसर आएगा, कि जो बुद्धि है वो क्या है आपकी? मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी होती है। ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, 12 नंबर का क्वेश्चन, कि रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समस्या के बारे में क्या करती रहती है? सोचती रहती है। तो इनमें काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? फर्स्ट सृजनात्मक, सेकंड अभिसारी, थर्ड अन्य और फोर्थ आपका आत्म केंद्रित। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सृजनात्मक विचार का। ठीक है, क्रिएटिव जो थिंकर होते हैं वो ही क्या करते हैं? वो ही हमेशा समस्या का एक से अधिक समाधान के बारे में सोचते हैं कि इसका सॉल्यूशन ऐसे निकल सकता है या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे निकल सकता है। तो एक प्रॉब्लम होगी लेकिन उसके समाधान बहुत सारे सोचते हैं, बहुत सारे समाधान के बारे में सोचते हैं। तो वो कैसे बालक होते हैं? कौन सा गुण प्रदर्शित करते हैं? क्रिएटिव थिंकर, सृजनात्मक विचारक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित जो भी समूह से संबंधित विद्यार्थी के द्वारा सहगामी कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट, बच्चे को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना, इस स्थिति को जैसे स्वीकार कर लेना, इन विद्यार्थी से अपनी अपेक्षा कम करना, या फिर अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए। बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा में एक जो टीचर है वो विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करता है? तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप में तैयार करना चाहिए, या तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए।
तो करेक्ट आंसर इज सक्रिय रूप से क्या है, तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पठन। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। पठन वैफल्य का मतलब आपका क्या होता है, हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं जिससे बच्चा क्या है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अगर आप थोड़े कुछ नाम इंग्लिश में भी याद कर लो, किसी चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ते रहो तो आपको ईजी पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ क्वेश्चन में दे दिया गया आपको पठन वैफल्य, तो बच्चा क्या है, थोड़ा थोड़ा कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये पठन वैफल्य है क्या। लेकिन अगर इसका इंग्लिश में देखेंगे तो डिसलेक्सिया है, और डिसलेक्सिया के बारे में तो आपने पढ़ रखा है, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, जो अधिगम अक्षमता वाले बच्चे होते हैं उस वो चैप्टर पढ़ा होगा तो उसके अंदर ये सारी की सारी हैं, डिसलेक्सिया आपका, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया। लेकिन हिंदी में भी नाम है तो हिंदी में बच्चा नाम याद नहीं करता। मोस्टली वैसे जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके वो डिसलेक्सिया के नाम से ही आए हुए हैं। ठीक है, तो डिसलेक्सिया का क्या मतलब होता है, पठन वैकल्य। तो इसका करेक्ट आंसर इज होगा न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाह या फिर धारा प्रवाही पढ़ने की अक्षमता, या फिर एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना। तो 15 का जो आंसर होगा वो होगा आपका धारा प्रवाह पढ़ने की क्या होती है, उनकी अक्षमता होती है। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन आता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई जो भी समावेशी शिक्षा की अवधारणा है वो किस पर आधारित है। जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा है वो किस पर आधारित है, 2009। मतलब कि आपका जो आपका RET एक्ट है जो आपका 2009 वो किस पर आधारित है। व्यवहारिक सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति, अधिकार आधारित मानवतावादी, या फिर परिक्षेप्य, मतलब कि मुख्य व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो 15 का आंसर होगा आपका अधिकार है ये आधारित मानवतावादी परिक्षेप्य, नहीं सॉरी, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, हाँ यही थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 17 कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से है। फर्स्ट, यंत्र याद करने पर, प्रबलन पर केंद्रित, अनुबंधन द्वारा अर्जित, या अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित। 17 का आंसर हो जाएगा आपका 4, अवबोधन की प्रक्रिया पर क्या है, केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 18 कि अनेक घटना के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांत के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। फर्स्ट, बच्चों के इन सिद्धांत को अनदेखा करना, बच्चों को दंडित करना, या फिर बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देना, या फिर प्रतिकूल प्रमाण उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांत को चुनौती देना। तो आपका 18 का आंसर होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा आपका 4 आंसर। ठीक है, चैलेंज दिया जा रहा है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 में आता है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषताएं हैं। केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होते हैं, अनुभव को प्रमुखता देते हैं, यंत्रवत ज्ञान याद करना, या फिर आपका योग्यता के आधार पर विद्यार्थी को नामांकित करना और उनको वर्गीकृत करना। तो आपका 19 का करेक्ट आंसर होगा अनुभव को क्या करते हैं, प्रमुखता देते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस होता है उसको प्रिसिसेंस करते हैं, अनुभव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संवेग और संज्ञान एक दूसरे के क्या हैं, पूर्णतः अलग हैं, स्वतंत्र है, सन्निहित हैं, या संबंधित ही नहीं हैं। करेक्ट आंसर इज इंटरवून है, सन्निहित हैं। 21 क्वेश्चन आता है आपका कि संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अधिगम पुनः उत्पन्न स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, अधिगम आवर्ती संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुभव है, या फिर अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 4। ठीक है, 22 क्वेश्चन आता है विद्यार्थी को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज अवधारणा परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी तरीका है, इफ़ेक्टिव है।
या फिर विद्यार्थी के दिमाग को भ्रमित उत्पन्न कर देता है, कन्फ्यूज़न कर देता है, या फिर यह अवधारणा की समझ में क्या है, अभाव पैदा कर देता है, अंडरस्टैंडिंग केसेस आते हैं इसमें, या फिर यह अवधारणा समझ के बजाय कार्यविधि प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन कि यह अवधारणात्मक परिवर्तन को क्या करता है, प्रोत्साहित करने का एक प्रभावशाली तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चों को अधिगम गतिविधि में भागीदारी करने के लिए लगातार उनको पुरस्कार और दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। कि बच्चे क्या हैं, अधिगम की गतिविधि में भागीदारी कर रहे हैं और हम उनको क्या कर रहे हैं, लगातार या तो पुरस्कार दे रहे हैं या दंड दे रहे हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बाहरी अभिप्रेरणा कम होगी, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ेगी, या फिर यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्य के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, या अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि जिज्ञासा जो है कम हो जाएगी। तो 22 का है फोर्थ आंसर, जिज्ञासा कम हो जाएगी स्वाभाविक रूप से सीखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 24 आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा सार्थक अधिगम को क्या करती है, बढ़ावा देती है। शारीरिक सहयोग, सतत या फिर निरंतर तुल्यात्मक मूल्यांकन। तो करेक्ट आंसर इज 24 का होगा आपका। इसमें क्या है आपका, ये भी करेक्ट आंसर है, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, ठीक है, और आपका सतत व समग्र मूल्यांकन भी ठीक है। दंड देना ये नहीं है, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज सेकेंड और थर्ड ऑप्शन है आपका इसके अंदर। तो करेक्ट आंसर हुआ आपका सेकेंड। 25 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, शिक्षक बच्चे की जटिल अवधारणा की समझ को किस तरह से सहज कर सकते हैं। उनको व्याख्या देके, प्रतियोगियात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, या बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, या फिर परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराना। तो 25 का आंसर रहेगा आपका 4, उनको क्या है, अवसर उपलब्ध करा के। 26 क्वेश्चन आता है आपका, एक प्राथमिक विद्यालय को अध्यापिका बच्चे को एक प्रभावशाली समस्या समाधान बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। कि एक प्राथमिक विद्यालय है तो अध्यापिका जो टीचर है वो बच्चों को एक प्रभावी समस्या, कोई भी समस्या है बच्चों के सामने, उसके समाधान बनने के लिए किस तरीके से उनको प्रोत्साहित करेगी। छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल ज्ञान पर बल देकर, या गलत उत्तर को अस्वीकार करके दंडित देना, या फिर बच्चों को सहानुभूत अनुभव लगाने के लिए प्रोत्साहित करके और उसी पर आधारित विचार मंथन करना। तो 26 का करेक्ट आंसर होगा आपका 4। 27 क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किसमें शारीरिक वृद्धि विकास तीव्र गति से घटित होता है। सबसे ज़्यादा तीव्र गति से किसमें घटित होता है, शारीरिक विकास। शैशव, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या किशोरावस्था वयस्क अवस्था। 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, क्योंकि शैशवावस्था आपकी एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो शारीरिक वृद्धि होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन बाल्यावस्था में क्या होता है वो कम हो जाती है। 28 क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्त्य होता है, विकास आनुवांशिक और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं करता। तो 28 का 4 आंसर रहेगा कि ये क्या है, सिद्धांत विकास के सिद्धांत में नहीं आता है। 29 क्वेश्चन आता है आपका, व्यक्तित्व विभिन्नता का प्राथमिक कारण क्या हो सकता है। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त जो कोड होते हैं आनुवांशिक, जन्मजात विशेषता है, पर्यावरण प्रभाव है, या फिर आनुवांशिक पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है। 29 का करेक्ट आंसर होगा आपका 4 ऑप्शन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। परिवार
पड़ोस, परिवार मीडिया, विद्यालय मीडिया या फिर मीडिया और पड़ोस। तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका थर्ड ऑप्शन, कि आपका जो विद्यालय और जो मीडिया है वो सेकेंडरी के अंदर आते हैं आपके, ठीक है। क्योंकि जो इसमें देखो यहाँ परिवार है, ये भी आपका प्राइमरी में आता है, ये भी प्राइमरी में आता है, ये भी प्राइमरी में आता है, तो बचा क्या आपका ये वाला, कि मीडिया और विद्यालय क्या है सेकेंडरी में आते हैं। तो ये आपके क्या हैं 30 क्वेश्चन हैं ये आपके, जो हमने कंप्लीट करा दिए हैं 2019 का जो एग्ज़ाम पेपर है। नाउ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ। तो यहाँ आपकी क्लास होती है ओवर। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।